हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 25 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का पहला क्लॉज है, इट इज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर एज अ होल, कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल के प्रोविजंस हैं उसकी स्टेबिलिटी या डैम्स की स्टेबिलिटी, ये पैरामीटर्स वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। ये एज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई, उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जिसमें पहला जो कंसिडरेशन है स्टेबिलिटी के लिए वो है हमारा ओवर टर्निंग। ठीक है, तो ओवर टर्निंग के रिगार्डिंग हमारा आईएएस कोड ये कहता है कि जो हमारा रिस्टोरिंग मूवमेंट होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ द ओवर टर्निंग मोमेंट्स। तो जो रिस्टोरिंग मोमेंट डेवलप होना चाहिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.2 टाइम्स द ओवर टर्निंग मोमेंट जो डेवलप हो रहा है स्ट्रक्चर में ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड। ये जो हमारा मोमेंट है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड की वजह से है, जो कि मैंने पुराने वीडियोस में डिटेल में बात किया था कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड के बारे में। प्लस 1.4 टाइम्स दी जो ओवर टर्निंग मोमेंट है, जो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है उस स्ट्रक्चर को, उसका 1.4 टाइम्स दी रिस्टोरिंग ओवर टर्निंग मोमेंट जो मैक्सिमम डेवलप हो रहा है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड में हमारे विंड लोड्स और सेस्मिक लोड्स दोनों आते हैं, बिकॉज दे आर द लाइव लोड्स। और अगर हम अपने स्ट्रक्चर में इम्पोज लोड नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट सिर्फ डेड लोड की वजह से हमें निकालना है, तो उस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड आपको लेना है, जो लोड लेना है, दैट शुड बी टेकन एज 0.9 टाइम्स दी कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड, जो कि हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई दी जो सर्विस डेड लोड है स्ट्रक्चर में, वो हम कंसीडर करेंगे। और हमारा जो इम्पोज लोड है वो हमारे नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से हमें अपने ओवर टर्निंग मोमेंट्स कंसीडर करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट जो होगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो एज अ होल स्टेबिलिटी बात कर रहा है, जिसमें ओवर टर्निंग इफेक्ट को कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद दूसरा कंसिडरेशन है कि द एंकरेज आर काउंटर वेट्स प्रोवाइडेड फॉर ओवर हैंगिंग मेंबर्स। ओवर हैंगिंग मेंबर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारी जब आप स्ट्रक्चर में बालकनीज वगैरह डिजाइन करते हैं, आपके छज्जा हो गए, दे आर दी ओवर हैंगिंग मेंबर्स। तो जब आप इनका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ड्यूरिंग, या फिर जब ये कंस्ट्रक्ट कर चुके हो ड्यूरिंग दी सर्विस लाइफ, तो जो आपने एंकरेज प्रोवाइड किया है, एंकरेज का मतलब ये है कि सपोज दिस इज द बालकनी, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपने इसको एंकर किया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, जो ओवर हैंगिंग मेंबर है, वो हमारे जो ओवर टर्निंग मोमेंट हो रहा है उस स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो अगर डबल भी कर दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर, इस एंकरेज को ऐसा डिजाइन करना है कि वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे अंडर इफेक्ट ऑफ ओवर टर्निंग मोमेंट, अगर उसे डबल भी कर दिया जाए। ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल। सेकेंड हमारा स्टेबिलिटी कंसिडरेशन है स्लाइडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल फोर्सेज। जो हमारी लेटरल फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी स्ट्रक्चर में, दे कैन बी ड्यू टू विंड लोड, दे कैन बी ड्यू टू हमारे अर्थक्वेक फोर्सेस। तो जो हमारी स्लाइडिंग शियर फोर्सेस जनरेट होंगी बेस पे, उन लेटरल फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए, उससे जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें रखना है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो हमारा एटलीस्ट 1.4 होना चाहिए अंडर एडवर्स कंडीशंस, जो भी हमारी एडवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइड कैरेक्टरिस्टिक फोर्सेस हैं। ठीक है, एडवर्स कॉम्बिनेशन आपको लेना है, जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, जो हमारा मैक्सिमम, जिसकी वजह से शियर फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं स्ट्रक्चर की वजह से। और अगर हमारा सिर्फ डेड लोड आप कंसीडर कर रहे हो, तो जो आपको लोड्स लेने हैं वो आपको लेने हैं
कैलकुलेट करने के लिए 0.9 टाइम्स दी कैरेक्टरिस्टिक डेड लोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है जो आपको दिमाग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है द प्रोबेबल वेरिएशंस इन डेड लोड। हमें स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी हमारी डेड लोड में अगर वेरिएशन होने के चांसेस हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज या रिपेयर या टेम्परेरी मेजर्स लेने के समय, तो हमें वो अपनी डिज़ाइन में कंसीडर करने हैं। और जो भी हमारे विंड फोर्सेस हैं, जो भी हमारी सेस्मिक फोर्सेस हैं, यानी अर्थक्वेक की वजह से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेटरल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं स्ट्रक्चर में, वो हमारी इम्पोज लोडिंग की तरह ट्रीट की जाएंगी। और जो भी वेरिएशंस हैं डेड लोड में जब हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ड्यूरिंग दी सर्विस लाइफ उसे रिपेयर कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं। और जो भी हम स्ट्रक्चर, जो भी फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो उसके जो जॉइंट्स, उनके कनेक्शंस होने चाहिए, वो दे शुड हैव एडिक्वेट मोमेंट कनेक्शंस आर बाय सिस्टम ऑफ ब्रेसिंग्स टू इफेक्टिवली ट्रांसमिट ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू द फाउंडेशन। वो इस तरह होने चाहिए कि जो भी हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं स्ट्रक्चर में, उन कनेक्शंस के थ्रू हमारे लोड फाउंडेशन में ट्रांसमिट होने चाहिए। मोमेंट कनेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय द रिजिड जॉइंट। इसलिए हम जो भी फ्रेम डिजाइन करते हैं वो हम रिजिड जॉइंटेड कनेक्शन प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर द मोमेंट कनेक्शन एंड दे कैन ट्रांसफर द मोमेंट इजिली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है दैट इज रिगार्डिंग द लेटरल स्वे। लेटरल स्वे का मतलब है अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल फोर्सेस। अब लेटरल फोर्सेस हमारी कौन सी हो सकती हैं? हमारी विंड फोर्सेस हो सकती हैं और हमारी सेस्मिक फोर्सेस हो सकती हैं, जो कि अर्थक्वेक की वजह से हमारी डेवलप होती हैं। तो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है अंडर द एक्शन ऑफ विंड फोर्सेस, इट बिहेव्स लाइक अ कैंटिलीवर। तो अगर कोई हमारा रिजिड फ्रेम है या परफोरेटेड वॉल है या कोई नॉर्मल हमारी फ्लेक्चरल कंक्रीट की वॉल है या मैसनरी वॉल है, तो अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल फोर्सेस, तो हमारा जो मैक्सिमम लेटरल स्वे होगा वो एट द टॉप पर होगा। तो यहाँ पर जो ये लेटरल स्वे होगा, इसको एज अ स्ट्रक्चर एज अ होल लिमिट किया है हमारे कोड में। तो जो मैक्सिमम लेटरल स्वे है एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर, वो हमारा शुड नॉट एक्सीड h/500। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। h/500, तो आपको स्ट्रक्चर की हाइट एग्जाम में देकर पूछ सकता है कि आप अंडर द एक्शन ऑफ द विंड लोडिंग आप कितना स्वे परमिट कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू ओनली दी विंड लोड्स। अगर आपको सेस्मिक लोड भी कंसीडर करने हैं तो आपको IS 1893 के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंसेस लेने होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। h/500 इज द मैक्सिमम स्वे, मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमारा अलाउड है किसी भी स्ट्रक्चर पे RCC के, वो हमारा h/500 है। h इज द टोटल हाइट अबव द ग्राउंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फायर रेजिस्टेंस। तो फायर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं डिटेल में कुछ प्रोविजंस को डिस्कस कर लेता हूँ कि सबसे पहले फायर रेजिस्टेंस हमारा होता क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर कोई भी मटेरियल है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी टू विथस्टैंड फायर। अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि कोई भी मटेरियल फायर को कितना रजिस्ट कर सकता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन के बात करें के टर्म्स में बात करें, तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी जो ये मेजर करती हो कि हमारी जो स्ट्रक्चर की कितनी एबिलिटी है टू कन्फाइन फायर, मीन्स अगर आग लग रही है तो वो हमारी स्प्रेड ना हो। ठीक है, और हमारा जो भी फ्लेम है अंडर द एक्शन ऑफ द फायर, तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे स्ट्रक्चर का, मीन्स कितनी देर में हमारी आग से हमारा डिटोरेशन या डैमेज स्टार्ट हो रहा है। तो रेजिस्टेंस टू फ्लेम पेनिट्रेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस टू हीट पेनिट्रेशन। ठीक है, एंड फेल्योर। ये हमारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर का फायर रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो हमारे पास दो कोड्स हैं
IS 1641 जो हमारी बिल्डिंग्स को 9 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 9 क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द कि उस बिल्डिंग का यूज क्या है और उसकी ऑक्यूपेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके लिए हमारा फायर रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर कोई हमारा हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसके लिए हमारा फायर रेजिस्टेंस अलग होगा। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर आप की इस कोड ने स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन किया है। और जो हमारा IS 1642 है इसने क्या किया है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेस्ड ऑन द फायर रेजिस्टेंस हमारे 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें टाइप 1 से टाइप 4 तक हमारे क्लासेस हैं। जिसमें जो टाइप 1 है ये हमारा वो इस कंस्ट्रक्शन की टाइप है जिसमें हमारा हाईएस्ट फायर रेटिंग है, फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। ये फायर रेजिस्टेंस रेटिंग क्या होता है इसको भी मैं अभी डिटेल में एलोबरेट कर देता हूं। और जो हमारा टाइप 4 स्ट्रक्चर है ये हमारे लीस्ट फायर रेजिस्टेंस रेटिंग है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे किस क्लास में किस टाइप के स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज फॉलो करनी होंगी। तो किसी भी बिल्डिंग का आपको अगर स्ट्रक्चर का आपको फायर रेजिस्टेंस निकालना है तो IS 3809 ये हमारा टेस्ट प्रोसीजर देता है कि हमें किसी भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का फायर रेजिस्टेंस आपको कैसे निकालना है। तो दिस कोड इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड फायर रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसमें हम करते क्या है, जो भी हमारी बिल्डिंग है, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं उस सेम नेचर का असेंबली का हम एक मॉडल डेवलप करेंगे। और उस बिल्डिंग असेंबली जो कि हमारी सच एज अ कोई भी पोर्शन ऑफ वॉल हो सकती है या हमारा रूफ हो सकता है या हमारा कॉलम हो सकता है, इसका आप मॉडल क्रिएट करोगे और दैट इज सब्जेक्टेड टू, उसे आप फ्लेम के अगेंस्ट टेम्परेचर आप उसको सब्जेक्ट करोगे। दिस इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे विथ टाइम। और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है और जो भी आप कंडीशंस डेवलप करोगे वो हमारी उससे सिमुलेट होनी चाहिए, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर में जब आग लगेगी वो उससे मैच आउट करनी चाहिए। तो इसके बेसिस पर हम जो फायर रेजिस्टेंस है वो डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर का। तो जो फायर रेजिस्टेंस रेटिंग है वो हम उसकी जो यूनिट है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स टाइम, और जो टाइम है वो हमारा आवर्स है। ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ये जो फायर रेजिस्टेंस रेटिंग है स्ट्रक्चर की वो आप ड्यूरेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, जनरली आवर्स में एक्सप्रेस करते हो कि हमारा कितनी ड्यूरेशन के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टैंडर्ड फायर रेजिस्टेंस टेस्ट विथस्टैंड कर सकता है। तो ये क्वांटिफाई सिंपली टाइम के बेसिस पे करते हैं और हमारी कंडीशंस आपको टेस्ट के दौरान वही डेवलप करनी है जो आपको स्ट्रक्चर में मिलने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी और फिटनेस को आपको इवेल्युएट करना है कि जो आपने फायर रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया उसके बेसिस पे हमारा जो फायर रेजिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए जो फायर रेजिस्टेंस रेटिंग होगी वो क्या होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोड में अगर 21.1 आइटम आप देखोगे तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू हैव फायर रेजिस्टेंस should have designed to possess the appropriate degree of resistance to flame penetration, heat transmission and failure, ठीक है। The fire resistance of a structural element is expressed in terms of time in hours in accordance with IS 1641 में जो भी हमारा फायर रेजिस्टेंस रेटिंग दी हुई है वो आवर्स के टर्म्स में दी हुई है। और जो फायर रेजिस्टेंस है कंक्रीट एलिमेंट्स का वो हमारे मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि हमारा मेंबर का जो इस कंक्रीट के मेंबर का साइज होगा वो क्या होगा, मीन्स उसकी थिकनेस कितनी है या और भी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हमारी कितनी है।
हमने क्या कवर प्रोवाइड किया है स्टील को, बिकॉज स्टील इज द मोर वल्नरेबल एलिमेंट ऑफ द आरसीसी। सो फायर के अगेंस्ट आपको कंक्रीट को विथस्टैंड कराना है तो उसके लिए आपको एडिक्वेट कवर प्रोवाइड करना होगा, और जो भी आपकी रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए वो फायर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी। और हमारा जो एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं आप कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए वो हमारे किस टाइप के, मीन्स अगर हमारे नॉर्मल वेट एग्रीगेट या लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं और हमारे हैवी एग्रीगेट्स भी होते हैं तो उनकी हमारी जो फायर रेजिस्टेंस होगी वो डिफर करेगी, तो अकॉर्डिंगली हमें अपने एग्रीगेट्स भी सिलेक्ट करने हैं। और जनरल रिक्वायरमेंट्स हमारी जो फायर रेजिस्टेंस की दी हैं वो हमारे IS 1642 कोड में दी हुई है, जो आपको इस कोड का नंबर दिमाग में रखना है कि फायर रेजिस्टेंस के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी 1642 में दी हैं, जिसके में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर को किस टाइप के कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी फॉलो करके अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। उसके बाद हमारा 21.2 आइटम है जिसमें ये बात करता है कि हमें कंक्रीट का कवर और हमारी मेंबर डायमेंशंस कितनी रखनी है फॉर एडिक्वेट फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। ठीक है, फॉर नॉर्मल वेट एग्रीगेट मीन्स जो IS 456 ने यहाँ पर टैबुलेट किया है। एंड फायर रेजिस्टेंस इज अ ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट, ये ध्यान रखना है, फायर रेजिस्टेंस हमारा ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट में आता है। और फॉर नॉर्मल वेट एग्रीगेट हमारा डिफरेंट मेंबर्स के लिए, मीन्स हमारा जो कॉन्टिन्यूटी है स्ट्रक्चर में एंड हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है, मीन्स अगर बीम है, अगर हमारा कॉलम है, तो सबके लिए हमारा अलग अलग फायर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग कवर का प्रोविजन है। तो आपको ये वैल्यूज दिमाग में रखनी है। जो फायर रेजिस्टेंस है, अगर किसी बिल्डिंग का फायर रेजिस्टेंस 0.5 आवर्स है, मीन्स वो आधे घंटे तक वो बिल्डिंग हमारी एडिक्वेटली फायर विथस्टैंड कर सकती है। तो उसको फॉलो करने के लिए उसको प्रोविजंस, इस प्रोविजंस के लिए हमें, अगर बीम है सिंपली सपोर्टेड है, कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स वो हमारे टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट्स पर भी डिपेंड कर रही है। मीन्स हमारा रिस्ट्रेंट कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम में अलग होगी, कॉन्टिन्यूअस बीम में हमारा अलग बिहेवियर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जैसे जैसे आपका फायर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आपके सभी मेंबर्स के लिए आपका जो कवर है वो हमारा बढ़ रहा है। कॉलम्स में अगर आप देखोगे तो सभी फायर रेजिस्टेंस ड्यूरेशन के लिए, मीन्स 4 घंटे या आधे घंटे, किसी भी फायर रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो कवर है आपको 40 mm रखना है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉलम का तो एटलीस्ट दिमाग में रखना ही रखना है। और बीम, स्लैब्स और रिब्स के केस में आपको अकॉर्डिंगली जो कुछ वैल्यूज हैं, आपको लास्ट वैल्यूज रिमेंबर करने की जरूरत है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारी 1.5 घंटे तक लगभग सबकी सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस आता है 1.5 घंटे और 4 घंटे फायर रेजिस्टेंस आवर के लिए। और जो कोड है हमारा वो मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस 4 घंटे तक की बात करता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा IS 456 केवल 4 आवर्स फायर रेजिस्टेंस मैक्सिमम इसके लिए प्रोविजंस नॉर्मल वेट एग्रीगेट के लिए सजेस्ट करता है। उसके बाद द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग शुड रिफ्लेक्ट द चेंजिंग पैटर्न, मीन्स जो आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है वो आपका जो स्ट्रक्चरल सेक्शन है उसको इस तरह डिपिक्ट करेगा कि हमें चेंजिंग पैटर्न दिखना चाहिए कि कहाँ पे हमारा स्टील कितनी कम ज्यादा हो रही है। एंड इंश्योर दैट both individual elements and the structure as whole contain adequate supports, ties, bonds and anchorage for the required fire resistance। मीन्स हमारे पास जो टाइज, बॉन्ड्स जो आप रेनफोर्समेंट को होल्ड करके रखने के लिए यूज कर रहे हो उनका प्रॉपर एडिक्वेसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, और ये सब हमारा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल मेजर्स सच एज एप्लीकेशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस फिनिशेस। फायर रेजिस्टेंस फिनिशेस का मतलब है कि जहां पर हमें एडिशनल मेजर्स लेने हैं, फायर अपनी जो भी बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उसको एडिशनल सेफ्टी देने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें पहला है हमारा फायर रेजिस्टेंस फिनिशेस हम यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने आइटम्स लिखे हैं जो कि हमारे फिनिशिंग वर्क्स में यूज करते हैं। रॉक वूल, जिप्सम बोर्ड्स, एस्बेस्टस सीमेंट्स, परलाइट बोर्ड्स, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स, लंबर प्लाईवुड, ट्रीटेड वेजिटेबल फाइबर्स, ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। एंड दे प्रोवाइड एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फायर।
ठीक है, और ये हम तब प्रेफर करते हैं कि जब हमें नॉमिनल कवर जितना रिक्वायर्ड है वो हमारा बीम्स से 40 mm, बीम्स के लिए हमारा 40 mm हमारा 4 आवर्स के लिए हमारा मैक्सिमम, बीम्स के लिए जो 40 mm का जब हमारा कवर की रिक्वायरमेंट एक्सीड करती है और स्लैब्स के लिए 35 mm, तो हमें अपने मेंबर्स में मींस अगर सपोज 4 आवर्स के लिए हमारे कोड के अकॉर्डिंग सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको 70 mm कवर चाहिए था फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये बीम के लिए 40 mm से ज़्यादा है, तो आपका ये कंपल्शन है कि आपको इनमें से कोई एक मेजर अडॉप्ट करना है अपनी फायर सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। वो हमारी फिनिशिंग फॉर्म में हो सकता है, फायर रेजिस्टेंस फॉल सीलिंग्स हो सकती हैं, या हम एडिशनल टेंसाइल जोन में स्टील डालते हैं जिसे हम सैक्रिफाइशियल स्टील बोलते हैं, कि हमारा जो मेन टेंशन रेनफोर्समेंट है उससे पहले हमारा सैक्रिफाइस कर जाएगा ये वाला स्टील अगेंस्ट द फायर, जब हमारी फायर अपनी लिमिटिंग स्टेज पर पहुंचेगी, टू प्रिवेंट अगेंस्ट द स्पेलिंग। अब स्पेलिंग का मतलब ये है कि हमारा जो कंक्रीट सरफेस है, जो रेनफोर्समेंट जनरली रेनफोर्समेंट के आगे जो कवर वाला पोर्शन है वो हमारा कंक्रीट सरफेस से ब्रेक करके अलग हो जाता है, तो यहाँ पर जो कंक्रीट का सरफेस है वो स्पेल कर गया है, तो हमारा रेनफोर्समेंट एक्सपोज हो गया है, और जनरली जो स्पेल्स हैं कंक्रीट के वो 150 mm और हमारा में डायमीटर में ज़्यादा होते हैं, मीन्स अगर ये पीस है हमारा तो ये हमारा जनरली जो स्पेल्स का देखा गया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसका साइज 150 mm होता है, और इसकी जो डेप्थ है वो हमारी 25 mm पीसेस में निकल जाता है, कंक्रीट स्पेल कर जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फायर। ठीक है, तो स्लैब्स के केस में हमें ये एक्सटर्नल मेजर्स लेने हैं, सैक्रिफाइसर स्टील दे सकते हो आप, फॉल सीलिंग्स फायर रेजिस्टेंस मटेरियल की बनी हुई लगा सकते हो, और हमारी फायर रेजिस्टेंट फिनिशिंग का अडॉप्ट कर सकते हो जब हमारा बीम्स के लिए 40 mm से ज़्यादा कवर आपको प्रोवाइड करना है और स्लैब्स के लिए 35 mm प्रोवाइड करना है एज ए एडिशनल प्रिकॉशन। यहाँ पे दिस इज अ फायर रेजिस्टेंस रूफ, और स्पेशल लिटरेचर्स में भी रेफर टू फॉर डिटरमाइनिंग फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर विच हैव नॉट बीन कवर्ड इन टेबल 16A। मीन्स यहाँ पर हमने जो मैनुअल में दिया हुआ है यहाँ पर बीम्स, स्लैब्स और रिब्स और कॉलम्स के लिए बात किया है, तो इसके अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट कर बना रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल लिटरेचर्स फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंट बीम्स, स्लैब्स, ये हमारी रिब है, ये हमारा स्लैब का ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द रिब विड्थ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिब ऑफ अ स्लैब। तो ये हमारा सॉलिड स्लैब का पोर्शन है एंड दिस इज द रिब या वैफल स्लैब है, दिस इज सॉलिड स्लैब, दिस इज वैफल स्लैब जिसमें हमारी एक रिब निकल कर आती है, एंड ठीक है, एंड दिस इज द कॉलम, फुली एक्सपोज्ड कॉलम इज देयर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे कोड ने फायर रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमारी मिनिमम मेंबर डायमेंशंस भी सजेस्ट की हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप फायर रेजिस्टेंस के टर्म्स में अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हो, जिसमें कॉलम की डायमेंशन है फुली एक्सपोज्ड कॉलम, 50% एक्सपोज्ड कॉलम और 1 फेज्ड एक्सपोज्ड कॉलम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट दिया हुआ है स्टील का, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मिनिमम थिकनेस आपको रखनी है मेंबर की वो दी हुई है। तो जैसे जैसे आप फायर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, और जो कॉलम की डायमेंशंस है वो आपको मिनिमम जो है वो बढ़ती जा रही है। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर्स है, रिब विड्थ है, वो बढ़ती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिपेंड जैसे जैसे आप फायर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारी जितने भी स्ट्रक्चरल डायमेंशंस हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप एक बार नज़र मार लीजिएगा कि क्या डायमेंशंस आपको फॉलो करनी है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस में बनाता रहूँगा। थैंक यू।